हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। तो उत्तराखंड राज्य में चार धाम रोड को लेकर के, चार धाम यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते को लेकर के एक डिबेट, एक विवाद जो है वो निरंतर बना हुआ है। तो क्या है ये पूरा का पूरा विवाद, किस वजह से डिबेट हो रही है? चार धाम रोड अ, हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्यता वाले चार तीर्थ स्थल, जिनको चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक जो सड़क जाती है उसके पुनर्निर्माण की एक योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन उसमें काफी सारी समस्याएं जो है वो आ रही हैं। विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला, क्या वजह है कि चार धाम यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते के निर्माण को लेकर के एक विवाद जो है वो निरंतर बना हुआ है। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी आदि कोई भी एग्जाम के लिए उत्तराखंड राज्य में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ के हमारे ऐप पर जाकर के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। आर्टिकल कहता है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। केंद्र सरकार ने एक ऐसी परियोजना लाई जिसको नाम दिया गया चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, विच इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ हाईवेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पहाड़ी राज्य है, वहां पर सड़कें जो है उनकी व्यवस्था, सड़कों की स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए, जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार की ओर से चार धाम महामार्ग विकास परियोजना को शुरू किया गया। ये योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत द प्रोजेक्ट एम्ड टू अपग्रेड एंड डेवलप द रोड विच कनेक्ट ऑल फोर धाम। चार धाम हिंदू धर्म के बहुत ही ज्यादा श्रद्धा वाले स्थान, जिनको चार धाम के नाम से जाना जाता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों धामों तक जो सड़क जाती है, उस सड़क को शानदार बनाना, उस सड़क को वाइड करके, उस सड़क को चौड़ा करना, ताकि आवाजाही जो है वो आसान बन सके। इस उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत करी। अपने आप में बहुत ही एक जिसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की दिशा में, विकास की दिशा में बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना ये अपने आप में रहने वाली थी। अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ दिस सेंटर विद एन आउटले ऑफ ₹12,000 करोड़। केंद्र सरकार की एक पहल जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 12,000 करोड़ रुपए का था, जिसके लिए वित्तीय राशि जो है केंद्र सरकार की जो है वो देने वाली है। 2016 में इस परियोजना की परिकल्पना की गई। 889 किलोमीटर्स का पूरा स्ट्रेच, यानी करीब करीब 900 किलोमीटर लंबा रास्ता, जो कि चार धाम सर्किट के नाम से, चार धाम यात्रा के लिए सड़क को अराउंड द ईयर, पूरे साल, किसी प्रकार के बाढ़, बर्फबारी आदि से रास्ता बाधित ना हो, इस दिशा में पूरे साल भर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साल भर तक आवाजाही में मदद करने के लिए इस हाईवे को तैयार करने का प्रयास सरकार कर रही है। पर अगर हम हाईवे की बात करें तो ये चार स्ट्रेचेस से होकर के गुजरेगा: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो चार मुख्य धाम जो कि यहाँ पे कवर होंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये पूरी की पूरी परियोजना है। परियोजना हमको आई गेस समझ आ गई है। यहां पर हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि क्या वजह है, डिबेट, विवाद क्यों बना हुआ है इस पूरी की पूरी सड़क परियोजना को लेकर के। अब सुनने में तो बहुत अच्छी परियोजना है, चार प्रमुख तीर्थ स्थल इससे कनेक्ट हो रहे हैं, आवाजाही में मदद मिलेगी, फिर डिबेट किस चीज का है? तो दिसंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट। और इस दौरान उन्होंने इस पूरी की पूरी परियोजना को एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया। He described the project as a tribute to all those who lost their lives during flash floods in the state. उत्तराखंड राज्य के अंदर समय समय पर हमने देखा है कि फ्लैश फ्लड्स, बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 2013 में जो हालात बने थे उत्तराखंड में, वो सब हम सभी ने देखे थे। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जिन लोगों की जान इस फ्लैश फ्लड के दौरान गई थी, उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इस परियोजना को वर्णित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उनका उद्देश्य ये था कि जब इस तरीके का एक वाइडेंड रोड बन जाएगा तो बहुत सारी जानें बच पाएंगी, क्योंकि हर साल
इन चार धामों की यात्रा में, या वैसे भी जो लोग उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं, काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रोड्स का स्ट्रेच ऐसा है, रोड्स पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, काफी रिस्की ड्राइव होती है, जिससे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स के हालात बन जाते हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने ये परियोजना शुरू करी। 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई, लेकिन इन 2018 में द प्रोजेक्ट एक्सपेंशन वाज चैलेंज्ड बाय एन एनजीओ। एक एनजीओ ने 2018 में इस प्रोजेक्ट को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, एनजीओ का कहना था कि इस परियोजना से हिमालयन इकोलॉजी पर, हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? उन्होंने कहा कि जब सड़क को वाइड करना है, पेड़ काटे जाएंगे, पहाड़ों की कटिंग होगी, ब्लास्टिंग होगी, और जो भी मलबा वहां से निकलेगा उसको कहीं पे डंप करना होगा। एक्सकवेटेड मटेरियल को, मलबे को कहीं पर जाकर के डंप करना पड़ेगा, खुदाई में निकलने वाली सामग्री को का कहीं ढेर लगाना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, पहाड़ों को काटने के लिए ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। और इन सारी की सारी गतिविधियों से हिमालय के पहाड़, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कहे जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ने की संभावना है। जब ये कंसर्न रेज हुआ, इसके विरुद्ध एनजीओ ने जब इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है रवि चोपड़ा कमेटी। तो रवि चोपड़ा कमेटी जो है, उसका गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, इन ऑर्डर टू रिपोर्ट अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस हाईवे प्रोजेक्ट इन हिमालयस। तो इस हिमालय की पहाड़ियों में इस परियोजना का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए ये कमेटी, रवि चोपड़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी। वाइडर रोड, अब जब कमेटी ने अपना रिसर्च शुरू किया, कमेटी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स को जुटाना शुरू किया, तो कुछ चीजें सामने आई। वाइडर रोड रिक्वायर्स एडिशनल स्लोप कटिंग, ब्लास्टिंग, टनलिंग, डंपिंग एंड डिफोरेस्टेशन। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब सड़क चौड़ी करनी है तो उसके लिए पहाड़ों को भी काटना पड़ेगा। पहाड़ों को काटने का प्रोसेस आप जानते हैं, ब्लास्टिंग की जाती है, डायनामाइट के माध्यम से पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है, तब जाकर के पहाड़ों की कटाई होती है, पेड़ काटे जाएंगे, टनल्स बनाई जाएंगी, जितना भी मलबा निकलेगा उसको कहीं पे डंप किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इस पूरे परियोजना में होगी। लेकिन कमेटी का कहना था कि इसकी वजह से हिमालयन टेरेन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, हिमालय के इलाके में अस्थिरता आएगी, और इससे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स जो है वो बढ़ सकते हैं। अचानक से बाढ़ आना, भूस्खलन होना, ऐसी गतिविधियां इंक्रीज हो सकती हैं अगर इस प्रकार की परियोजना हिमालय के पहाड़ों में की जाती है। इन अगस्त 2020, द एचपीसी चेयरमैन, हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन रवि चोपड़ा जी, ही रोट टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दैट प्रोजेक्ट वाज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ब्रेजन वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी नॉर्म्स। 2020 में इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे रवि चोपड़ा जी। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि ये परियोजना जो है वो खुलेआम कुछ मानदंडों का, कुछ स्टैट्यूटरी नॉर्म्स का वायलेशन कर रही है। वैधानिक मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। अब हाई पावर्ड कमेटी जो है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि चार धाम का जो रास्ता है, इट शुड बी लिमिटेड टू 5.5 मीटर। उन्होंने कहा कि जो सड़क है वो ज्यादा से ज्यादा 5.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, वेयर एज केंद्र सरकार चाहता था कि इस सड़क को 7 मीटर तक चौड़ा किया जा सके। 7 मीटर जो है वो सड़क की चौड़ाई होगी, उसके बाद दोनों ओर 1.5 मीटर का स्ट्रेच जो है फुटपाथ के रूप में, और उसके बाद थोड़ी सी पेवमेंट आदि बनाई जाएगी, यानी कि करीब 10 से 12 मीटर की चौड़ाई चाहता था केंद्र सरकार। वेयर एज हाई पावर्ड कमेटी का कहना था कि इसको 5.5 मीटर चौड़ा रखा जाए, सो दैट कम से कम नुकसान, क्योंकि अगर सड़क चौड़ी होगी तो कम पेड़ काटने की जरूरत पड़ेगी, कम पहाड़ों को काटना होगा, कम मलबा वहां से निकलेगा, तो जो एक नुकसान पहाड़ों को हो सकता है उसमें उसको हम कम कर सकते हैं, ऐसा कहना था हाई पावर्ड कमेटी का। अब पूरी की पूरी डिबेट जो है वो है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। हाई पावर्ड कमेटी और सेंटर के बीच में जो डिबेट चल रहा है वो यही है कि इस हाईवे की परियोजना की चौड़ाई जो है वो क्या होनी चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, जब डिबेट है, जब विवाद हो रहा है, तो इसके विरुद्ध में, इसके खिलाफ और इसके फेवर में दोनों ओर से तर्क दिए जा रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट क्या है? हाई पावर्ड कमेटी कहती है कि पहले तो ये काम बिना परमिशन के हो रहा है। द प्रोजेक्ट वर्क एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन डिफरेंट स्ट्रेचेस
adding up to 250 kilometers has been continuing illegally since 2017-18। तो हाई पावर्ड कमेटी ने पहली बात कही कि बिना किसी अनुमति के ये काम हो रहा है। अभी तक प्रोजेक्ट जो है उसको पूर्ण रूप से सारी क्लियरेंसेस नहीं मिली हैं और 2017-18 से इस परियोजना के काम में पेड़ों की कटाई जो है वो शुरू हो गई। तो पहला आर्गुमेंट ये है कि प्रॉपर परमिशन नहीं है। मिस यूजिंग ओल्ड क्लियरेंसेज, हाई पावर्ड कमेटी ने यहां पे ये भी बताया कि 2002 से लेकर के 2012 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चीन की सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर सीमा सड़क संगठन एक इकाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस ऐसे एरियाज में जहां पर बॉर्डर्स की कनेक्टिविटी हो वहां पे सड़क बनाते हैं। तो ये हाई पावर्ड कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 2002 से 2012 तक जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशंस ली थी इस इलाके में रोड बनाने के लिए, उनको जो है वो एज अ क्लियरेंस दिखाया जा रहा है कि देखिए इस परियोजना के लिए हमारे पास क्लियरेंस है, वेरएज क्लियरेंस जो है वो बीआरओ ने 2002 से 2012 के पीरियड में ली थी। ये एक दूसरा आर्गुमेंट है जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है कि पुरानी मंजूरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा है फॉल्स डेक्लेरेशन। रिपोर्ट कहती है कि पेड़ों को काटना, पहाड़ों को काटना और मक डंपिंग, जो मलबा है उसको डंप करने के लिए जिस इलाके का इस्तेमाल हो रहा है वो करीब 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, विच इज फॉल्सली डिक्लेयर्ड एज नॉन इको सेंसिटिव जोन। अब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, जहां कहीं पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन सारे के सारे इलाकों को इको सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनको फॉल्स तरीके से नॉन इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, जैसे कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका। तो रिपोर्ट में हाई पावर्ड कमेटी ने कहा है कि डंपिंग के लिए, पेड़ों की कटाई के लिए जो इलाके जहां पर डंपिंग हो रही है या पेड़ों की कटाई हो रही है, असल में वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि इनका पार्ट है जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, लेकिन उनको फॉल्सली ये घोषित कर दिया गया कि ये स्ट्रेचेस जो है वो इको सेंसिटिव जोन में नहीं आते, दीज स्ट्रेचेस डू नॉट फॉल अंडर इको सेंसिटिव जोन्स। तो ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है। अब ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस परियोजना के अगेंस्ट है, लेकिन इस परियोजना के फेवर में एक डिफेंस एंगल है, रक्षा का कोण है। जैसे ही इस परियोजना पे विवाद चल रहा था, द प्रोजेक्ट गैदर द सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त हुआ इस परियोजना को, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रेच डबल लेन हो जाता है, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है, तो आर्मी की, सेना की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका चीन की सीमा के साथ में सटा हुआ है। अब एग्जैक्ट प्राइमा फेसिया जो सिचुएशन है वो ये है कि द प्रोजेक्ट दैट प्राइमरीली एम्ड टू फैसिलिटेट चार धाम यात्रीज एंड बूस्ट टू टूरिज्म गॉट अ स्ट्रेटेजिक एंगल। एक ऐसी परियोजना जो मुख्य रूप से चार धाम के यात्रियों को सुविधा को और आने वाले पर्यटकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए थी, अब उसमें एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोण जो है वो एक रणनीतिक कोण जोड़ दिया गया है, स्ट्रेटेजिक एंगल इसमें डाल दिया गया है। The highway would facilitate troop movement to the areas closer to China border। अब एक चीज तो है कि पर्यटकों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ऐसी परियोजना क्योंकि चीन की सीमा के साथ में है तो बहुत आसानी होगी सेना की और डिफेंस रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स की आवाजाही पर, अगर ये हाईवे डबल लेन हो जाता है। एंड दिस बिकम्स द सोल जस्टिफिकेशन फॉर वाइडर बिल्डिंग वाइडर रोड्स। अब जैसे ही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में डिफेंस एंगल आया तो टूरिज्म, चार धाम यात्रा वो सब एक साइड रह गए, और डिफेंस एंगल जो है वो एकमात्र कारण बन गया कि डिफेंस की वजह से इस रोड को वाइड किया जा रहा है। तो पहले जो एक डिबेट सेंटर और एनजीओ के बीच में था, अब वो डिबेट जो है इट इज बिटवीन एनवायरमेंट एंड डिफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मसला जो है वो भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को इसमें रिजर्व रखा है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा, क्योंकि अब डिबेट जो है वो एंटायरली बन चुका है कि पर्यावरण ज्यादा जरूरी है, देश का डिफेंस ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो है स्पीड वर्सेस स्टेबिलिटी। स्पीड यानी कि अगर हाईवे वाइड है तो ज्यादा रफ्तार से, ज्यादा गति से आवाजाही हो सकती है, और स्टेबिलिटी दूसरा इसमें आर्गुमेंट कहते हैं कि अगर इस प्रकार की परियोजना लाई जाती है तो हिमालयन रीजन जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा, स्थिरता नहीं रहेगी। तो स्पीड वर्सेस स्टेबिलिटी का एक आर्गुमेंट यहां पर देखना समझने की कोशिश करेंगे। अब आर्गुमेंट कहता है वाइडर द रोड क्विकर वुड बी द डिफेंस डिप्लॉयमेंट एंड सप्लाई। जितना चौड़ा रोड होगा, रक्षा तैनाती और आपूर्ति उतनी तेजी से होगी। बट वाइडनिंग अ माउंटेन हाईवे पर्टिकुलरली ऑन यंग स्टिल अनसेटल्ड हिमालय, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हिमालय अभी यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इतने ज्यादा
तरीके से वो सेटल्ड नहीं है, आए दिन वहां पे भूस्खलन आदि होते रहते हैं। और ऐसे पहाड़ों पे जब हम परियोजनाएं लाएंगे जहां पे काफी बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग होगी, पेड़ों की कटाई होगी, तो काफी ज्यादा रिस्क होगा कि जो स्लोप्स हैं, जो ढलाने हैं, वो अस्थिर हो जाएंगी। स्लोप्स अस्थिर होने से, ढलान के अस्थिर होने से लैंडस्लाइड जो है वो बहुत एक कॉमन फिनोमिना हो जाता है। द जजमेंट इज लाइकली टू सर्व बेंचमार्क फॉर बैलेंसिंग बोथ द कंसर्न्स विद इन द लीगल फ्रेम। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या निर्णय निकल करके आता है, क्योंकि दोनों ही चीजें जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस बनाने की जरूरत है। चौड़ा सड़क चाहिए क्योंकि वहां से इजीली डिफेंस इंस्टॉलेशन या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को मदद मिल सके। लेकिन हमने सड़क चौड़ी कर दी, उससे हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल हो गए और आए दिन वहां पे लैंडस्लाइड हो गया, तो अल्टीमेटली अगर महीने में एक बार भी लैंडस्लाइड होता है तो ये पूरी की पूरी ये जो आवाजाही है, चाहे डिफेंस फोर्सेस की हो, वो बाधित हो जाएगी। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो द वेरी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और वाइडनिंग सच हाईवे वुड बी डिफाइड। अगर महीने में एक बार भी रास्ता बंद हो जाता है तो जो पूरा का पूरा पर्पस था कि यहां से इजीली डिफेंस को मदद मिलेगी, वो ही पूरा का पूरा पर्पस डिफाइन हो जाता है। तो यहां पे देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जजमेंट देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए दोनों ही इश्यूज को के बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास होगा। कानूनी ढांचे में रहते हुए कैसे एनवायरनमेंट और डिफेंस दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होता है, वो यहां पर देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल जहां पे चार धाम जो है उन वहां के रोड्स को वाइडन किया जा रहा था, लेकिन एक बड़ा विवाद जो है इस पर खड़ा हो गया है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी है, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपकी हेल्प के लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।